आज के मुख्य समाचार। शिवसेना के संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई पर शरद पवार की चुप्पी से नाराज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा में कुछ दिनों से तनाव की स्थिति उत्पन्न। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। मुंबई, क्या शिवसेना संजय राउत पर हुई ईडी की कार्रवाई पर शरद पवार की चुप्पी से नाराज है? सामना में लिखे गए लेख को लेकर यह चर्चाएं तेज हो गई है। शिवसेना के मुखपत्र में एक तरफ कांग्रेस की तारीफ की गई है तो वहीं ममता बनर्जी की तीखी आलोचना भी की गई है। शिवसेना ने कहा कि हाल ही में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस देश भर में सड़कों पर उतरी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं किया। शिवसेना ने लिखा, कांग्रेस हाल ही में देश भर में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे के विरोध में सड़कों पर उतरी थी। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के खिलाफ लड़ रही है। इस तरह शिवसेना ने एक तरफ कांग्रेस की तारीफ की है तो वहीं ममता बनर्जी पर हमला बोला है। शिवसेना ने लिखा, यह तस्वीर बनाई गई है कि कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है और यह आश्चर्य की बात है कि देश के अन्य विपक्षी दल इस पर ध्यान नहीं देते। ईडी का बेजा इस्तेमाल, महंगाई, बेरोजगारी और आतंकवाद भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय है। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस की ताकत कम है, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिल्ली में सरकारी आतंक की परवाह किए बिना गांधी परिवार सड़कों पर उतर आया। यह अन्य विपक्षी दलों के लिए एक सबक है। शिवसेना ने सामना के जरिए एक अपील भी की है कि अगर कोई सच में डर से मुक्त है तो वह यह सबक सीखे। उपराष्ट्रपति चुनाव में यूपीए उम्मीदवार का समर्थन नहीं करने पर शिवसेना ने तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी से नाराजगी जताई है। शिवसेना ने कहा कि जब कांग्रेस दिल्ली में सड़कों पर उतरी तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शायद दिल्ली में अपने राज्य के जीएसटी रिफंड की गुहार लगा रही थी। यही नहीं, शिवसेना का कहना है कि टीएमसी ने केंद्र सरकार के आगे सरेंडर कर दिया और इसीलिए उसने उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। शिवसेना ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी का संकट चरम पर है और इसके खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर भी उतरी थी। लेकिन सवाल यह है कि अन्य विपक्षी दल कहां हैं? उनकी भूमिका वास्तव में क्या है? यह एक रहस्य है। अपने इस लेख में शिवसेना ने शरद पवार का जिक्र नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस के अलावा सभी विपक्षी दलों को लताड़ने को उनसे जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि शिवसेना शरद पवार से नाराज है। इससे पहले भी संजय राउत पर शरद पवार की चुप्पी को लेकर जब उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा गया था तो वह भड़क गए थे। शिवसेना ने अपील की है कि ऐसे समय में विरोधियों के लिए जरूरी है कि वे सारे मतभेद भुलाकर साथ आ जाएं। ईडी का आतंक इसलिए बनाया गया है कि विपक्ष एक साथ न आए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। यह धमकी पुलिस कंट्रोल रूम 112 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर भेजे गए संदेश के जरिए दी गई। जानकारी होने पर ऑपरेशन कमांडर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। प्रभारी निरीक्षक सुशांत गोल्फ सिटी शैलेंद्र गिरी के मुताबिक यूपी 112 मुख्यालय में ऑपरेशन कमांडर के पद पर तैनात सुभाष कुमार ने तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाया कि यूपी 112 मुख्यालय के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। प्रभारी निरीक्षक सुशांत गोल्फ सिटी शैलेंद्र गिरी के मुताबिक 2 अगस्त की शाम ऑपरेशन कमांडर के मुताबिक वह ऑफिस में थे। इस बीच यूपी 112 के सोशल मीडिया के व्हाट्सएप नंबर पर एक नंबर से शाहिद खान नामक युवक द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 3 दिन के अंदर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ऑपरेशन कमांडर ने इसकी जानकारी संप्रेषण अधिकारी अंकिता दुबे को दी। इसके बाद उच्चाधिकारियों को जानकारी देकर तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। ऑपरेशन कमांडर द्वारा व्हाट्सएप पर दी गई धमकी के मैसेज का स्क्रीनशॉट भी मुहैया करा दिया गया है। सर्विलांस और साइबर सेल समेत पुलिस की कई टीमें नंबर के बारे में जानकारी जुटा रही हैं। उसकी लोकेशन आदि ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही धमकी देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में टकराव की स्थिति बनी है, उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 11 अगस्त से पहले बिहार में एनडीए सरकार गिर जाएगी और नीतीश आरजेडी के साथ मिलकर फिर से सरकार बनाएंगे। हाल के सियासी घटनाक्रमों की वजह से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल पिछले एक महीने के घटनाक्रम पर नजर डालें तो ऐसा साफ लगता है कि नीतीश और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महीने भर में ऐसा 4 बार हुआ है जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से कन्नी काटी है। बता दें कि नीतीश की 2 हफ्ते पहले कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। 3 अगस्त को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। सबसे पहले 17 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तिरंगे को लेकर देश के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी, मगर नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उसके बाद 22 जुलाई को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई भोज में भी नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था, मगर वे उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। 25 जुलाई को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था, मगर वे नहीं गए। 7 अगस्त यानी आज भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, मगर वह इस बैठक में शामिल नहीं हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को शनिवार को जिस तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित करने के मामले को लेकर पार्टी के तरफ से स्पष्टीकरण मांगा गया था, उसके बाद आरसीपी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तक से इस्तीफा दे दिया। बिहार के राजनीतिक गलियारे में यह बात सब जानते हैं कि आरसीपी सिंह के बीजेपी नेताओं के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और कहा जाता है कि वह जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के आदमी के तौर पर काम करते हैं। शायद यही वजह है कि पिछले साल जब नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की मर्जी के बिना केंद्र में मंत्री बन गए। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने जब आरसीपी सिंह को तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजा और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा तो उसके बाद नीतीश और आरसीपी सिंह के बीच दूरियां बढ़ गईं। इसी बीच नीतीश बीजेपी का खेल समझ गए कि वह आरसीपी सिंह का इस्तेमाल उनको कमजोर करने के लिए कर रही है और इसीलिए वक्त रहते नीतीश ने आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और फलस्वरूप आरसीपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि कुछ लोग बिहार में एक बार फिर से 2020 के चिराग पासवान मॉडल इस्तेमाल करना चाहते थे, मगर नीतीश कुमार ने इस षड्यंत्र को पकड़ लिया। आरसीपी सिंह का तन भले ही जनता दल यूनाइटेड में था, मगर उनका मन कहीं और था। माना जा रहा है कि उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय जनता दल ने भी नीतीश को लेकर अपने रुख में नरमी लाई है और अपने सभी प्रवक्ताओं से उनके खिलाफ बयानबाजी करने पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक दूसरे के संपर्क में हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों 11 अगस्त से पहले बिहार में सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि नीतीश बीजेपी को छोड़ आरजेडी के साथ सरकार बना सकते हैं और इसी वजह से पिछले दिनों पटना में जब बीजेपी के सभी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी तो बीजेपी के तरफ से बयान दिया गया था कि वह नीतीश के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव साथ में लड़ेगी। माना जा रहा है कि बीजेपी अपने तरफ से यह मैसेज देना चाहती है कि अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं तो बीजेपी यह कह सकती है कि नीतीश कुमार ने उन्हें धोखा दिया। बिहार में ऐसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच अब खबर है कि नीतीश ने मंगलवार को अपने पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों की पटना में बैठक बुलाई है, जिसमें मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। हालांकि जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ऐसी किसी भी बैठक के होने की जानकारी से इनकार किया है। बिहार में सियासी संकट के बीच एनडीए सरकार की एक और सहयोगी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी 9 अगस्त को अपने पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है, जहां पर मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, मगर जनता दल यूनाइटेड फिलहाल यह मैसेज देना चाहती हैं कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ बीजेपी आरसीपी सिंह प्रकरण में कुछ भी बोलने से बच रही है। ललन सिंह ने कहा, बीजेपी के साथ सब कुछ ठीक ठाक है। हम लोगों ने कल ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार को वोट किया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर
संजय जायसवाल ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर क्या हो रहा है वो जनता दल यूनाइटेड ही बता सकती है। बिहार में इस पूरे राजनीतिक उठापटक के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सिन्हा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 11 अगस्त से पहले सरकार गिरने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 12 अगस्त से खरमास शुरू हो रहा है और खरमास में आमतौर पर लोग कोई शुभ काम नहीं करते हैं। नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर कहा कि मौजूदा तानाशाह सरकार के खिलाफ और देश की रक्षा के लिए एक और करो या मरो जैसे आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी को भारत छोड़ना ही होगा। कांग्रेस नेता ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, इतिहास का वो पन्ना जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को मुंबई से शुरू हुए इस आंदोलन ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। अगस्त की उस शाम को मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में लोगों ने जुटना शुरू किया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और बस हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत का आखिरी अध्याय शुरू हो गया। राहुल गांधी के अनुसार अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर लाखों देशवासी इस आंदोलन में कूद पड़े। इस आंदोलन में लगभग 940 लोग शहीद हुए और हजारों गिरफ्तारियां हुई। आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने कहा, आज हिंदुस्तान की तानाशाह सरकार के खिलाफ और देश की रक्षा के लिए एक और करो या मरो जैसे आंदोलन की जरूरत है। अब समय आ गया है जब अन्याय के खिलाफ बोलना ही होगा। तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी को भारत छोड़ना ही होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने देश में बेरोजगारी बढ़ने से संबंधित एक ग्राफ का हवाला देते हुए ट्वीट किया, जरूरत घर घर रोजगार, असलियत हर घर बेरोजगार। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।